Hello everyone, this is your friend CA Arihant and this is the second video of our retirement benefit series. अगर आपने अभी तक का फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं इन दी प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ माय चैनल एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम। इस वीडियो के अंदर आपको एवरीथिंग जो आपको पता होना चाहिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में वो सब पता लगेगा। एंड मैं आपको बता दूं कि इसमें ये सिंगल स्कीम है, इसमें तीन तरह की इनकम या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविडेंट फंड, सेकंड पेंशन स्कीम, थर्ड इंश्योरेंस स्कीम एंड एट द एंड हम देखेंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट ए वेल्थ ऑफ 79 lakhs फ्रॉम जस्ट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1800 पर मंथ। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही रियलिस्टिक अमाउंट है, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो अब बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ईपीएफ होता क्या है। ईपीएफ की फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है और एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान है गवर्नमेंट का। इसके अंदर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करते हैं और एक ये एश्योर्ड अमाउंट है जो एम्प्लॉय को मिलता है इफ ही ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। और बाद में देखेंगे हम कि क्या ये स्कीम मैंडेटरी है या मैंडेटरी नहीं भी है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सैलरीड एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर अमाउंट मिलता रहे। दूसरा एक मंथली पेंशन इवन आफ्टर रिटायरमेंट। और अब हम देख लेते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड की स्कीम है ये वर्क कैसे करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अकाउंट ओपन करवाना होगा जो आपका अकाउंट एम्प्लॉयर खुद ओपन कराएगा। ईपीएफ अकाउंट विल बी ओपन फॉर यू बाय योर एम्प्लॉयर जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। देन इसमें आप 12% कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी बेसिक पे का प्लस डीएनएस एलएनसी का। एंड आपका एम्प्लॉयर जो है वो भी 12% कंट्रीब्यूट करेगा इनटू दिस अकाउंट। And your contribution and your employer contribution will earn rate of interest which are announced by the government of India from time to time. And we will also see what is the current rate of interest. At retirement, you can withdraw the entire 100% accumulated from your EPF account. But after retirement, you will receive monthly pension from EPFO throughout your life. And after your death, the monthly pension, which is basically EPS, Employee Pension Scheme. This will be given to your spouse and after death it will be given to your two children up to the age of 25 years of age. अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। जैसे हमने पहले भी देखा कि एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेफ एंड गारंटी रिटर्न मिलती है। इसमें आपको कुछ इनकम टैक्स बेनिफिट भी है जो हम देखेंगे। इसमें एम्प्लॉयर भी इक्वल कंट्रीब्यूट करता है। एंड जैसे मैंने बताया था इसमें तीन स्कीम है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविडेंट फंड, देन पेंशन स्कीम, देन इंश्योरेंस स्कीम। इसमें आपको 6 लाख तक का इंश्योरेंस कवर भी मिलता है एंड मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट एज डिस्कस्ड। और इसमें पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी है जो आप यूज कर सकते हैं और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। द इनकम टैक्स बेनिफिट डिपेंड करेगा आपका ओल्ड टैक्स सिस्टम क्या है में क्या बेनिफिट होगा, न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर क्या बेनिफिट होगा। एंड हम दोनों को डिस्कस करेंगे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा दोनों ही केसेस में। अब हम देख लेते हैं कि इनकम टैक्स के बेनिफिट क्या क्या है अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर ऑप्ट करते हैं। तो अगर पहले हम देखेंगे ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर क्या है और फिर हम देखेंगे न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता देता हूँ मैं इसमें क्या क्या है। इसमें 4 पॉइंट मेनली कवर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उस पर क्या होगा, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उस पर क्या होगा, एंड देन उसके इंटरेस्ट किस किस पे मिलेगा, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिलेगा या एम्प्लॉयर के पे मिलेगा या दोनों पर मिलेगा और मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अब क्या आप अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं और कब विड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन द परसेंटेज जो आप विड्रॉ कर सकते हैं पीएफ अमाउंट की जो आपके पीएफ अकाउंट में है। दोनों स्कीम में ओल्ड में क्या होगा, न्यू में क्या होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या टैक्सेबिलिटी होगी उस अमाउंट की जो आप विड्रॉ करेंगे। एंड फोर्थ, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ द मंथली पेंशन व्हिच यू विल रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट, वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो करेंगे 12% ऑफ देयर बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस एंड इट विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अप टू द अमाउंट ऑफ 1.5 lakhs. Similarly, employer will also contribute 12% of basic pay plus DNS allowance and it is exempt from tax. And on both the contribution, employee as well as employer contribution, interest rate of up to 9.5% will be given by the government of India, which is tax free, and this is the maximum rate of interest. And any interest earned above 9.5% will be added back to the employee's income and will be taxable under their income from salary.
अगर न्यू टैक्स सिस्टम की बात करें तो जैसे हम सभी जानते हैं कि इसमें किसी भी तरह की डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो जो एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पे 1.5 लाख तक की छूट मिलती है ओल्ड सिस्टम में, वो नए में नहीं मिलेगी। लेकिन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्शन नहीं है, वो एग्जेम्पशन है, तो वो आपको वैसे ही मिलेगी। वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी आपकी टैक्स फ्री है वो, इसलिए डिडक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसमें भी आपको वो जो की तो मिलेगी, ओल्ड एंड न्यू में बिल्कुल सेम है। और सिमिलरली 9.5% से अगर ऊपर इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर दियर इनकम फ्रॉम सैलरी। अब हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, अगर आप पीएफ को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कब कर सकते हैं और कितना अमाउंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं एट रिटायरमेंट। लेकिन अगर एम्प्लॉय लीव करता है जॉब को आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस तो क्या सिचुएशन होगी, और अगर बिफोर 5 years करता है तो क्या सिचुएशन होगी। पहले देख लेते हैं कि 5 years जो है कब से काउंट होंगे। सपोज कीजिए आपने 2 एम्प्लॉयर्स के यहाँ काम किया है, तो फर्स्ट के यहाँ सपोज कि आपने 3 years काम किया है, सेकंड के यहाँ सपोज आपने 5 years काम किया है, सपोज कि आपने 2 years काम किया है। तो जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है प्लस करंट एम्प्लॉयर दोनों का ही टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को काउंट किया जाएगा 5 years कैलकुलेट करने के लिए। और ये जो मैंने बताया कि ये एग्जेम्प्ट होगी, ये तभी होगी अगर आप 5 years के बाद विड्रॉ करते हैं अमाउंट को। लेकिन अगर आप 5 years से पहले करते हैं तो भी एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, अगर ये रीजन होंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ड्यू टू इल हेल्थ और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस और रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय। और ये जो का तो न्यू टैक्स सिस्टम में भी यही है, ओल्ड में भी यही था। अब हम देख लेते हैं अगर वो बिफोर 5 years अमाउंट को विड्रॉ करता है तो क्या होगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा अंडर दियर इनकम फ्रॉम सैलरी। इंटरेस्ट जो अर्न होगा बोथ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एज वेल एज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो भी टैक्सेबल होगा। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। और ये न्यू और ओल्ड सिस्टम में बिल्कुल सेम है। और जो मंथली पेंशन मिलेगी आपको वो टैक्सेबल होगी फुल्ली, और ये जाएगी अंडर दियर सैलरी। इवन व्हेन यू आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट इट विल टैक्सेबल अंडर दियर सैलरी। अब देख लेते हैं कि सैलरी का क्या मतलब है ईपीएफ के लिए, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो है बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस। और ईपीएफओ के बारे में जैसे हमने देखा कि रिटायरमेंट के बाद आपको जो पेंशन मिलेगी वो ईपीएफओ से मिलेगी। तो ईपीएफओ क्या है, ईपीएफओ एक एम्प्लॉय रिटायरमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर तीन तरह की स्कीम्स हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, देन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, देन एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इंश्योरेंस ऑफ अप टू 6 लाख इज कवर्ड इन दिस स्कीम। और कंपोनेंट्स क्या हैं ईपीएफ के, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यही है ईपीएफ, ईपीएस एंड ईडीएलआईएस। अब देखते हैं ईपीएफ कंट्रीब्यूशन लिमिट्स क्या है, कौन अमाउंट कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा और मैक्सिमम अमाउंट कितना कंट्रीब्यूट हो सकता है पर मंथ बाय द एम्प्लॉयर और बाय द एम्प्लॉय, एंड हाउ विल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट एंड हाउ विल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट। सबसे पहले एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा वो 12% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। एम्प्लॉयर भी सिमिलर कंट्रीब्यूशन करेगा, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट होगा सैलरी का जिसके ऊपर ये अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा वो होगा 15,000 ऑफ द सैलरी अमाउंट बेसिक प्लस डीए। तो इसका मतलब कि जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा इज 12% ऑफ 15,000 दैट इज 1800। और ये कैलकुलेशन मोस्टली एम्प्लॉयर्स के लिए यही होती है, लेकिन फिर भी एक बार आप अपने एम्प्लॉयर के पास चेक कर सकते हैं कि क्या वे भी ये 15,000 की लिमिट को यूज करते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ तो एम्प्लॉय जो पूरा कंट्रीब्यूट करता है ईपीएफ अकाउंट के अंदर, लेकिन एम्प्लॉय केस में थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है कि जो एम्प्लॉयर है वो 8.33% कंट्रीब्यूट करेगा आपकी ईपीएस स्कीम के अंदर, यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एंड रिमेनिंग 3.67% जाएगा ईपीएफ अकाउंट के अंदर, यानी कि प्रोविडेंट फंड के अंदर। और हम इसमें भी अमाउंट सेम है 15,000 का। और अगर हम देखें कि 8.33% ऑफ 15,000 इज 1250, ये जाएगा आपके ईपीएफ अकाउंट के अंदर, एंड रिमेनिंग जाएगा आपके ईपीएफ अकाउंट के अंदर। अगर करंट सिचुएशन की बात करें जो अभी है, तो उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को 10% कंट्रीब्यूट करना है फॉर दी मई 20, जून 20 एंड जुलाई 20 ड्यू टू कोविड-19। अब देखते हैं ईपीएफ अकाउंट। हम पहले भी देख चुके हैं ईपीएफ अकाउंट के अंदर क्या क्या कवर है। 12% ऑफ बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा 3.67% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, और दोनों पे ही इंटरेस्ट अर्न होगा। और जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो ईयरली कंपाउंडेड होगी। अगर आपको नहीं पता कि कंपाउंडिंग क्या होता है तो देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड एम्प्लॉय कैन विड्रॉ एंटायर अमाउंट एट रिटायरमेंट। ईपीएस अकाउंट के अंदर क्या है, ईपीएस अकाउंट के अंदर एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ईपीएस अकाउंट के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 8.33% ऑफ बेसिक पे, और जो मैक्सिमम अमाउंट ये हो सकता है ये है 1250।
एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है, हमने देख लिया पहले ही। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कंट्रीब्यूट करती है इस अकाउंट के अंदर वो है 1.17% ऑफ बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस एवरी मंथ। और जो स्पेसिफिक चीज़ है कि इस अकाउंट के ऊपर जो बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है और इस अकाउंट का जो बैलेंस है आप विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमाउंट वही है जो आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा मंथली। अब EDLI क्या है? इंश्योरेंस स्कीम। किस तरीके से इंश्योरेंस स्कीम वर्क करती है इस स्कीम के अंदर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर। सबसे पहली बात EDLIS जो है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ये एक लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज को अप टू 6 लाख। अब ये 6 लाख अमाउंट कैसे आया है ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। जो द कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस इज पेड बाय द एम्प्लॉयर इन दिस केस। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो 0.5% ऑफ मंथ बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस टू ए मैक्सिमम 0.25% ऑफ ₹15,000, यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो 0.5% ऑफ 15,000 होगा तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस। और एम्प्लॉय जो फर्स्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आ गए ऑर्गेनाइजेशन में वो उनके लिए एप्लीकेबल होगा ये अमाउंट। इसमें कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है, ये इसके अंदर कवर होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एम्प्लॉय कम आवर्स वर्क कर रहा है तो ये स्कीम नहीं मिलेगी। ये कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो ये स्कीम पे एप्लीकेबल होगी ही, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स और इरेस्पेक्टिव ऑफ द कॉज ऑफ डेथ। हाउ मच इज द कवरेज? जैसे हमें पता है कि कवरेज है 6 लाख रुपीज़ का, लेकिन ये 6 लाख कैलकुलेट कैसे होगा? ये होगा 30 टाइम्स ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस। इसका मतलब कि अगर आपकी सैलरी सपोज 12,000 है, फिर इंक्रीज करोगे 12,500, देन फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ्स वी विल हैव टू कैलकुलेट द एवरेज 1 मंथ सैलरी इनटू 30 टाइम्स करेंगे हम उसका, प्लस 1.5 लाख एज ए बोनस दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि अब हमें पता ही है कि जो मैक्सिमम सैलरी जो इस पर्पज के लिए वो होगी 15,000, देन 15,000 इंटू 12 अगर हम करें तो आता है 15,000 इंटू 30 अगर हम करें तो आता है 4,50,000 प्लस 1,50,000, ये आ गया हमारा 6 लाख का अमाउंट। ऐसे ये 6 लाख का अमाउंट आपका आया है। अब हम इसमें क्या है, एम्प्लॉय के पास एक चॉइस है, वे चाहे तो इंडिविजुअल इंश्योरेंस स्कीम ले सकते हैं हर एक अपने एम्प्लॉय के लिए, या फिर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या चार्जेस हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और क्या कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी पहले भी देख चुके हैं कि ईयरली है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट जो है फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्वार्टरली, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है कि पूरे ईयर में यही रहेगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिफाइन किया जाता है क्वार्टरली। एडमिन चार्जेस की बात करें हम, ईपीएफ अकाउंट एडमिन चार्जेस क्या क्या हैं, ये पे किए जाएंगे एम्प्लॉय के द्वारा। एम्प्लॉय विल पे करेगा 0.85% ऑफ बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस एवरी मंथ टुवर्ड ईपीएफ अकाउंट एडमिन चार्जेस एंड EDLIS जो इंश्योरेंस का है उसमें 0.01% ऑफ बेसिक पे प्लस डी एडमिन चार्जेस होगा। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें जो था पिछले साल के लिए वो है 8.5%। देखेंगे अगर वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड क्या है। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है कि एडिशनल कंट्रीब्यूशन फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉयज, कि अगर एम्प्लॉयर कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन करना चाहे या एम्प्लॉय कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन करना चाहे अपनी सैलरी का तो वो कर सकता है, लेकिन इनकम टैक्स बेनिफिट जो है जो लिमिट बताई गई है अप टू 12% एंड 9.5% ऑफ इंटरेस्ट वहीं तक रहेगी। और कोई अगर एडिशनल कंट्रीब्यूशन करता है तो वो टैक्सेबल होगा और कोई भी एडिशनल छूट या टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं रिटायरमेंट की एज क्या है। अब रिटायरमेंट की एज EPF एंड EPS दोनों के लिए अलग अलग है। देखिए तो EPF के लिए यानी प्रोविडेंट फंड के लिए जो रिटायरमेंट एज है वो है 55, लेकिन अगर EPS के लिए बात करें तो वो है 58। अब रिटायरमेंट एज ये मिनिमम रिटायरमेंट एज है कि 55 ईयर्स, यानी कि ये ज़्यादा भी हो सकती है, अप टू 60-70 तक ये जा सकती है। अब इस 55 ईयर्स की एज के बाद एम्प्लॉय जो है 100% ऑफ द अमाउंट contributed by him contributed by the employer as well as the interest on both of them, वो उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। एंड एक बार आपने अकाउंट क्लोज कर लिया तो आप यू आर नो लॉन्गर ए मेंबर ऑफ EPF। लेकिन अगर EPS की बात करें, EPS में जो रिटायरमेंट एज की लिमिट है वो है 58 एंड आफ्टरवर्ड उसके बाद आपको मंथली पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब सपोज कीजिए कि आप रिटायर हो रहे हैं एट द एज ऑफ 60, देन व्हाट विल हैपन फॉर द 2 years 59 years and 60 years you will get salary regularly as well as the EPS scheme जो पेंशन है वो भी आपको रेगुलरली मिलती रहेगी।
एंड अब आप सोचिए कि अगर आप रिटायर, ये तो ईपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉयर का बंद हो जाएगा आफ्टर 58 ईयर्स, देन ये जो अमाउंट है 8.33% का वो कहाँ जाएगा? वो पूरा का पूरा अमाउंट ईपीएफ अकाउंट के अंदर जाएगा, जो अभी सिर्फ 3.67% जा रहा था। अब बात करते हैं इनएक्टिव ईपीएफ अकाउंट का क्या मतलब है। इनएक्टिव ईपीएफ अकाउंट का मतलब ये है कि अगर आप रेगुलरली 3 ईयर्स तक कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो आपका ईपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। ये अंडर द कैटेगरी ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट हेल्प डेस्क की फैसिलिटी यूज कर आप उस अकाउंट को रीएक्टिव करवा सकते हैं। अब देख लेते हैं यूएएन क्या है। यूएएन फैसिलिटी क्यों आई? इसमें क्या यूएएन फैसिलिटी इसलिए आई है क्योंकि जो पहले एम्प्लॉई वर्क करते थे एम्प्लॉयर के पास, उनको एक स्पेसिफिक पीएफ अकाउंट नंबर जनरेट होता था, लेकिन अगर जब वे दूसरे एम्प्लॉयर्स के पास शिफ्ट होते थे तो सेकंड एम्प्लॉयर अपना अलग ही पीएफ अकाउंट ओपन करता था। तो इस इरेगुलरिटी को हटाने के लिए एक स्पेसिफिक यूएएन नंबर जनरेट किया है गवर्नमेंट ने हर एक एम्प्लॉय के लिए। अब एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर पर शिफ्ट करता है तो वो न्यू एम्प्लॉयर को अपना पुराना यूएएन नंबर दे देगा और वही कंटिन्यू होगा आगे भी। आप डिटेल पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सब मेंशन किया गया है। अब यूएएन के बेनिफिट क्या हैं आप सब डिटेल ऑनलाइन देख सकते हैं। यू कैन व्यू एंड अपडेट योर प्रोफाइल, यू कैन डाउनलोड योर यूएएन कार्ड, यू कैन डाउनलोड योर लेटेस्ट ईपीएफ पासबुक, इट मींस यू कैन चेक द बैलेंस रेगुलरली, you can transfer your claims, you can lodge your complaints, you can update your KYC details। यूएन की वेबसाइट्स ये मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे, आप चाहे तो इसको रेफर कर सकते हैं। अब बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं? बैलेंस चेक करने के आपके पास 5 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल स्टेटमेंट, देन ईपीएफ मोबाइल बैंकिंग ऐप, देन ईपीएफ बैलेंस बाय एसएमएस, देन ईपीएफ पासबुक, देन यूएएन नंबर। अब हम देख रहे हैं कि पार्शियल विड्रॉल का क्या केस होगा, फुल ईपीएफ विड्रॉल का क्या केस होगा और ईपीएस विड्रॉल रूल्स क्या हैं। ये है पीएफ में से आप कब कब विड्रॉ कर सकते हैं, ये सबके रीजन दिए गए हैं। पार्शियल विड्रॉल आप इन केसेस में कर सकते हैं। परचेज ऑफ हाउस, परचेज ऑफ साइट, एडिशन, अल्टरेशन, इंप्रूवमेंट इन हाउस, मैरिज, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब ये तो सिर्फ यहाँ नाम लिखे हुए हैं, इनके लिए स्पेसिफिक डिटेल भी बताई गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप कब पर्टिकुलर कैटेगरी में अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए। अब ईपीएफ फुल विड्रॉल आप 100% विड्रॉल कब कर सकते हैं? जैसे कि हमने पहले ही देखा कि पीएफ के लिए जो एज लिमिट है वो है आफ्टर 55 ईयर्स यू कैन रिटायर एंड यू कैन विड्रॉ द फुल अमाउंट। अब एक बार पढ़ लेते हैं इसमें स्पेसिफिकली क्या लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स, एम्प्लॉय इज अनेबल टू वर्क ड्यू टू परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर एम्प्लॉय परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, वो वर्क नहीं कर पा रहा किसी कारण से, देन ही विल हैव टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट एंड देन even before the age of 55 years he can withdraw the 100% amount। अगला, अगर एम्प्लॉय माइग्रेट हो रहा है टू फॉरेन कंट्री he can विड्रॉ कर सकता है। अगर एम्प्लॉय ऑफ करना चाहता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर तो भी ऐसा हो सकता है। अगर कंपनी ही बंद हो गई और एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू अनदर कंपनी जो ईपीएफ एक्ट के अंदर कवर नहीं है, अगर ईपीएफ एक्ट के अंदर कवर नहीं है तो जाहिर सी बात है जो न्यू कंपनी है वो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी और एम्प्लॉय का अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है आफ्टर 3 ईयर्स। सो आफ्टर पुरानी कंपनी से अलग होने के 2 महीने के बाद वो पीएफ का अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। अगर एम्प्लॉय ट्रांसफर हो रहा है किसी और कंपनी में, जो एम्प्लॉय ट्रांसफर टू अनदर कंपनी एंड इफ जो न्यू कंपनी है वो अगर ईपीएफ के अंदर कवर नहीं है तो एम्प्लॉय विड्रॉ कर सकता है अपना अमाउंट आफ्टर 2 मंथ्स। और ये जो 2 मंथ्स की लिमिट है वो फीमेल एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। इफ एन एम्प्लॉय विड्रॉ 100% अमाउंट पीएफ अमाउंट आफ्टर resigning from the job, his EPF मेंबरशिप नंबर को टर्मिनेट कर दिया जाएगा एंड ही इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम। ईपीएफ विड्रॉ रूल्स क्या है? ईपीएस, जैसे हमने पढ़ा है कि ईपीएस में आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते एंड इसमें रिटायरमेंट एज 58 ईयर्स की है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन बताई गई है कि आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट बट यू कैन विड्रॉ सम अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप विड्रॉ कर सकते हैं विड्रॉ द अमाउंट इन ईपीएस बट योर टोटल सर्विस शुड बी लेस देन 8 ईयर्स 6 मंथ्स, यानी कि 9.5 साल से आपकी सर्विस कम होनी चाहिए। लेकिन एक बार अगर आपने कंप्लीट कर लिया 9.5 साल तो उसके बाद आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। यू विल ओनली गेट मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, वो भी इवन इफ यू आर एलिजिबल यू कैन नॉट विड्रॉ द एंटायर बैलेंस। You can withdraw the balance as per the following formula. For the first year, you can withdraw 1.02 times of your salary, of your monthly salary, that is monthly basic pay plus DA. If you are in the 9th year of your service, then you can withdraw 9.33%.
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सपोज आपने 7 ईयर्स कंप्लीट किए हैं एंड योर बेसिक पे इज 15,000, बेसिक पे प्लस डी 15,000, देन यू कैन विड्रॉ 15,000 इनटू 7.13, दैट इज 106,905 आप विड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट। अब बात कर लेते हैं कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो बेनिफिट किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो पीएफ का अमाउंट है वो पूरा का पूरा एज ए लमसम उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, एंड इंश्योरेंस कवरेज का जो 6 लाख का अमाउंट है वो भी एज ए लमसम मिल जाएगा। लेकिन ईपीएस का जो बैलेंस है हमें पता है वो आफ्टर रिटायरमेंट मिलना था मंथली, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय की स्पाउस को मिलेगा, एंड आफ्टरवर्ड्स उनके 2 बच्चों अगर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस तक मिलेगा अप टू 25 ईयर्स ऑफ देयर एज, अगर रिटायरमेंट से पहले ऐसा होता है। लेकिन अगर रिटायरमेंट के बाद होगा तो ऑब्वियसली पीएफ अमाउंट पहले निकल चुका होगा और इंश्योरेंस कवरेज भी खत्म हो चुका है आफ्टर रिटायरमेंट, तो खाली मंथली पेंशन का इशू बचेगा, वो सेम ही है बिफोर रिटायरमेंट आफ्टर रिटायरमेंट में। अब पीएफ की विड्रॉल की प्रोसेस क्या है, पीएफ की विड्रॉल प्रोसेस क्या है। पीएफ की जो विड्रॉल प्रोसेस पहले बहुत लेंथी हुआ करती है, लेकिन अब यूएन की वजह से काफ़ी ईजी हो गई है। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं कि कैसे होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसकी प्रॉपर डिटेल बता दूंगा। अब देख लेते हैं, मैंने कहा था कि हम देखेंगे क्या ये पीएफ की स्कीम मैंडेटरी है या रिकमेंडेटरी है या ऑप्शनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंडेटरी है फॉर ऑल द एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 15,000 से कम है। दूसरा, क्या एम्प्लॉय ऑप्ट आउट कर सकता है? हाँ, एम्प्लॉय ऑप्ट आउट कर सकता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले 1 महीने तो कहते कि मैं इस स्कीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ और बाद में मना करते, नहीं, उसको पहले डिसाइड करना होगा कि उसको इस स्कीम में रहना है या नहीं रहना है। Once an employee becomes a member of the EPF and he contributes to EPF even for a single month, then he has to continue. EPS, अब EPS क्या है? EPS से बता दे पहले कि ये पेंशन स्कीम है, मंथली आपको पेंशन मिलेगी आफ्टर द एज ऑफ 58 ईयर्स। लेकिन अब इसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि आप पेंशन के लिए एलिजिबल है इवन फ्रॉम योर एज ऑफ 50 ईयर्स टू 58 ईयर्स, बट a discounted rate of 4% will be applicable. And what is this calculation of 4% we will discuss later in this video. And you can see after 50 years but up to 58 years discounted price of 4% is applicable, but before 50 you cannot take monthly pension anyhow, and after that you can receive as usual. अब हम देखेंगे क्या क्या तरीके से एम्प्लॉय को पेंशन मिल सकती है, या व्हेन डज एम्प्लॉय रिसीव्स पेंशन, कब एम्प्लॉय को पेंशन मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरएनुएशन, दैट इज एम्प्लॉय के 10 साल खत्म हो गए और रिटायर हो रहा है 58 ईयर्स पे, देन जो नॉर्मल है ये तो नॉर्मल केस हो गया। लेकिन अगर रिटायर हो रहा है एम्प्लॉय हुआ कंप्लीट 10 ईयर्स लेकिन रिटायर हो रहा है 50 टू 58 ईयर्स ऑफ एज के बीच में, तो 4% डिस्काउंटेड प्राइस एप्लीकेबल होगा, जो हमने अभी डिस्कस किया है 2 मिनट पहले। सपोज वो 56 ईयर्स ऑफ एज पे रिटायरमेंट ले रहा है और 10 साल उसको सर्विस कंप्लीट हो चुके हैं, देन पेंशन कैलकुलेटेड होगी, दिस कैलकुलेटेड पेंशन अमाउंट इज 1000। सपोज कि पेंशन का कैलकुलेटेड अमाउंट जो 1000 है, देन मंथली जो अमाउंट से मिल रहा था वो 1000 है। अभी हम देखेंगे कि मिनिमम अमाउंट कितना है जो उसको मंथली पेंशन मिलेगा, वो 1000 है फिलहाल के लिए, मैं बता देता हूँ आपको। अब जो रिड्यूस पेंशन जो उसको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल और फर्स्ट ईयर जो उसको मिलेगी कितनी मिलेगी, 1000 इंटू 0.4, दैट इज 40 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड पेंशन उसको मिलेगी 1000 माइनस 40। सेकेंड ईयर की बात करें तो 960 जो फर्स्ट ईयर का आया था इंटू 0.04, दैट इज 38.4, तो जो रिड्यूस पेंशन आ गई वो आ गई 921.6। और एम्प्लॉय को पेंशन और कब मिल सकती है, अगर परमानेंटली या टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी हो जाती तो, या अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है बिफोर द एज ऑफ रिटायरमेंट। और हम देख लेते हैं कि ये मंथली पेंशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। इसमें दो कैटेगरी बात की गई है कि अगर एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया बिफोर 15 नवंबर 1995 एंड आफ्टर 15 नवंबर 1995। अगर बिफोर 15 नवंबर 1995 एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है तो वो पास्ट सर्विस बेसिस एंड पेंशनेबल सर्विस सैलरी पेंशन के बेसिस पे कैलकुलेट होगी। एंड अगर आफ्टर किया तो उसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया गया है, मंथली पेंशन इज इक्वल टू पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाई 70। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये पेंशनेबल सैलरी और पेंशनेबल सर्विस का क्या मतलब है। तो पेंशनेबल सैलरी का जो मतलब है वो है लास्ट 12 मंथ्स की बेसिक पे का एवरेज मैक्सिमम ऑफ 15,000 इंटू पेंशनेबल सर्विस कि कितने
साल एम्प्लॉय ने वर्क किया है, GI मैक्सिमम 35, यानी कि जो अमाउंट आ सकता है हमारा मैक्सिमम वो आएगा 15,000 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 70, तो ये आ गया हमारा 7500, यानी जो मैक्सिमम मंथली पेंशन आपको मिल सकती है 7500 की। ये कैलकुलेशन मैंने पहले बता दिया आपको कि मंथली पेंशन लिमिट कैलकुलेशन कैसे हुई है। मिनिमम अमाउंट जो है 1000 है एंड मैक्सिमम कितना मिल सकता है 15,000 इंटू 35 डिवाइड बाई 70 दैट इज 7500। थैंक यू। ये पूरी स्कीम मैंने इसमें कवर कर दिया, जो आपके लिए रिलेवेंट था या जो भी सिस्टम के अंदर था वो सब कवर हो गया है। अब इसके अलावा आपको कुछ किसी और चीज़ को रेफर करने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई भी फिर भी आपको डाउट आता है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड मैं आगे भी ऐसी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।